Welcome all. So I'll be taking you through a presentation on State Anti-Fraud Unit. So in the very beginning, um, मुझे इस चीज में डिफरेंस बताने की जरूरत समझती हूँ कि एक हम फ्रॉड किसको कहते हैं और अब्यूज किसको कहते हैं. Fraud is an act committed with the intent of fraudulently obtaining benefits from EHCP इज नॉट इंटाइटल टू. मतलब कि फ्रॉड वो एक एक्ट है जिसके लिए कि उसको एंटाइटलमेंट नहीं है हमारे इम्पैनल हॉस्पिटल को, लेकिन वो बेनिफिट लेने की कोशिश करता है या बेनिफिट लेता है, और डिनाइंग द बेनिफिट्स व्हिच द बेनिफिशियरीज आर एंटाइटल टू. बेनिफिशरीज को हमने बहुत सारे अंडर द स्कीम बहुत सारे ऐसे इंटाइटलमेंट्स हैं. खाना है उनके लिए फ्री, उनको 15 दिन के बाद तक की मेडिसिन देनी है, या उनको कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं करना है. अगर हम इस तरह के कोई भी काम करते हैं तो हम उसको फ्रॉड मानते हैं. इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग फ्रॉड, विच मीन्स कभी कभी हम इंटेंशनली फ्रॉड नहीं करते हैं, बट हमारे को किसी चीज की जानकारी नहीं होती, उसकी वजह से फ्रॉड हो जाता है. और उसमें हम थोड़ी सी वी कैन गिव सम रिलैक्सेशन, लेकिन कहते हैं कि किसी नियम का नहीं जानना भी उतना ही बड़ा फ्रॉड है जितना कि कोई रूल के नहीं जानने के लिए होता है. सो अब्यूज रेफर्स टू प्रोवाइडर एक्शंस that are ethical, financial, or medical standards and add unnecessary expenses to ABPMJY. अब अब्यूज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे को एक पैकेज दिया गया है और उस पैकेज में हम किसी चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस चीज का ट्रीटमेंट करें जिसकी शायद जरूरत नहीं है. शायद वो ओपीडी में हम आराम से कर सकते थे और पेशेंट को ओपीडी में ट्रीटमेंट देके घर भेज सकते थे, लेकिन हम उसको जबरदस्ती जस्ट बिकॉज हम उसको पैकेज बुक करना चाहते हैं, हम उसको रखते हैं हॉस्पिटल में 24 आवर्स के लिए रखते हैं उसको, वो ट्रीटमेंट देते हैं. तो इस तरह की चीजों को हम अब्यूज में मानते हैं. दिस इज अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल इसमें है एक्सेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट. हमको इस उस पर्टिकुलर चीज उस टेस्ट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा टेस्ट कराते हैं ताकि हमारे को एक्स्ट्रा पैकेजेस मिले. एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, मान लीजिए कि हम पेशेंट को 5 दिन के लिए आईसीयू में रखते हैं, पेशेंट के पैरामीटर्स बेटर हो जाते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज द हॉस्पिटल डज नॉट फाइंड कि उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कि उसको एचडीयू में या उसको एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करें, तो वो उसको 10-10 दिन तक अपने आईसीयू में रखता है. या एज आई ऑलरेडी डिस्कस कन्वर्शन ऑफ डे प्रोसीजर टू ओवरनाइट एडमिशंस, मतलब कि ओपीडी को आईपीडी में कन्वर्ट करना. ये एक वर्कफ्लो है. इसमें आप देखेंगे जहां जो है हमारा फ्लो फॉर इन्वेस्टिगेशन फेज इन टीएमएस मॉड्यूल है. सो हाउ डज हॉस्पिटल गेट टू नो कि हम किस तरह से उनको मॉनिटर कर रहे हैं. सबसे पहले तो जितने भी केसेस एक हॉस्पिटल अपने प्री ऑथ्स रेस करता है वो सारा का सारा नाफू बकेट में चला जाता है, जहां पे हमारे मशीन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू में हमारे प्री सेट ट्रिगर्स होते हैं. हमारे पास बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, अराउंड 50 to 60 ट्रिगर्स हैं जो उस डेटा पे ऑटोमेटिकली लग जाते हैं. उस डेटा पे जैसे ही ट्रिगर्स लगते हैं तो उसमें से जितनी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो निकल के आती हैं और वो हमारे स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट के बकेट में चली जाती हैं. जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, सो एएफओ हमारा लॉगिन पे जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो उसको देखते हैं, और वो उसको या तो उनको कभी कभी बहुत से बार ऐसा होता है कि बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लैंग्वेज, सो समटाइम्स ऑन सम बेसिस मान लीजिए कि उनकी रिसिट जो है हॉस्पिटल की सेम ही है, तो पेशेंट ए के पास वही रिसिट है, पेशेंट बी के पास वही रिसिट है. सो प्राइमा फेसिया हमारे एआई को लगता है कि वो सेम ही रिसिप्ट सब में गई हुई है, सो वो उसको एक फ्रॉड सस्पिशियस में डार्क बकेट में डाल देता है. बट जैसे ही हमारे डॉक्टर्स उसको खोल के देखते हैं ए फॉर लॉगिन पर, उनको वो देखते हैं कि सबकी अलग अलग रिसिप्ट्स है, इट इज पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट और द पर्टिकुलर केस, और उनको लगता है ये नॉन फ्रॉड केस है, उसको डिसमिस कर देते हैं. उसके बाद में अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ फ्रॉडुलेंट है, तो वो उसको फर्दर फुल डेस्क ऑडिट करने के लिए या तो खुद करते हैं, नहीं तो एक साफू पे उसको दोबारा पुश कर देते हैं, जहाँ पे और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जो एक कंप्लीट डिटेल्ड डेस्क ऑडिट करती है. उस डेस्क ऑडिट के बाद में
साफू डॉक्टर्स ये सोच सकते हैं कि या तो उसको पार्शियल पेमेंट कर दी जाए, या वो बोलेंगे वो फ्रॉड है, या वो बोलेंगे कि वो जेन्युइन है, इसको डिस्पोज कर दिया जाए। सो सिमिलरली इस तरह से एक लेवल पे हमारा एक पूरा का पूरा एक चेक एंड बैलेंस होता है। सो द होल प्रोसेस गोज थ्रू दिस होल थिंग। And going to the next one, the same process I have tried to explain in words. Process flow of fraud control system. सबसे पहले एनालिटिक्स एंड डिटेक्शन, सस्पेक्टेड हॉस्पिटल्स को टीएमएस केसेस या बीआईएस केसेस आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन ओवर यूटिलाइजेशन, काउंट, अमाउंट, प्रोसीजर, एलओएस, यूजिंग रडार, फ्रॉड ट्रिगर्स। और वही जैसे बताया मैंने आपको पिछली स्लाइड में कि एआई और एमएल के बेसिस पर हम उसके ऊपर में ट्रिगर्स लगता है डेटाबेस के ऊपर में, जिसके बेसिस पे केसेस जो है उन पर्टिकुलर स्टेट्स के एंटी फ्रॉड यूनिट्स के पास चले जाते हैं। सस्पेक्टेड केसेस एंड ई कार्ड्स आर रेफर टू द स्टेट्स फॉर डेस्क रिव्यू एंड फील्ड ऑडिट्स टू टीएमएस साफू मॉड्यूल एंड बीआईएस साफू मॉड्यूल। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन एसएचए और मेडिकल ऑडिट है, जिस मेडिकल ऑडिट के बेसिस पे थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, जहां मैं मेडिकल एंड फील्ड ऑडिट। अब मान लीजिए मैंने मेडिकल ऑडिट कर भी लिया और मेडिकल ऑडिट के बाद में हमको ऐसा लगा कि इसका फील्ड बेनिफिशियरी ऑडिट करना चाहिए। बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको देखकर हम समझ सकेंगे, पर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, देख लेना चाहिए। मान लीजिए एक लेडी है, शी इज अराउंड 40 years old, और उनकी हिस्टेक्टमी की गई, और हमारे पेपर्स के बेसिस पर, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर डॉक्टर्स को ऐसा फील होता है कि नहीं, केस में हिस्टेक्टमी नहीं की जानी चाहिए थी। सो इन दिस केस हमारी टीम्स, डिस्ट्रिक्ट की टीम्स और हमारी यहाँ स्टेट की टीम्स जाती हैं बेनिफिशियरी के पास में, और बेनिफिशियरी का ऑडिट करती है, उनके घर पे जाके उनसे पूछताछ होती है कि आप अस्पताल गए, आपको किसने वहां रेफर किया, आपको किसने कहा था कि आपकी बच्चेदानी निकाल दी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल करते हैं, और ये भी पूछते हैं कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई, आपको पॉकेट से कोई पैसा तो नहीं गया। ये सब चीजों का जो भी हमारा रिजल्ट होता है, हमारे पास एक ऑडिट शीट होती है, वो उस पर लेकर आते हैं, और उसके बेसिस पर वी टेक द फर्दर डिसीजन कि क्या हॉस्पिटल गलत कर रहा था या पेशेंट के पास मिस इन्फॉर्मेशन थी। सो बेस्ड ऑन इट वी मूव टू द नेक्स्ट वन। इसके अलावा हमारे पास में डेस्क ऑडिट हो गया, हमारे पास में बेनिफिशियरी ऑडिट हो गया। इसके बाद में हम लोग बेनिफिशियरी आउटबाउंड कॉल्स भी करते हैं सस्पेक्टेड केसेस में, कि जस्ट इन केस हम फिगर आउट करना चाहें कि ये बेनिफिशियरी ने ट्रीटमेंट लिया भी है या नहीं लिया है। इसके लिए हम लोग सिर्फ सिर्फ उनको एक कॉल करते हैं और पता करते हैं कि क्या उन लोगों को ट्रीटमेंट मिला था कि नहीं। बेनिफिशियरी ऑडिट्स आर डन फॉर आइडेंटिफाइड केसेस, सब पे नहीं करते हैं, सिर्फ आइडेंटिफाइड केसेस के ऊपर ही हम लोग बेनिफिशियरी ऑडिट करते हैं। बेस्ड ऑन द होल थिंग वी हैव टू टेक अ सूटेबल एक्शन। अब हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं जहाँ पे हम किसी कंक्लूसिव पे आ चुकेंगे कि ये केस या तो फ्रॉड है, या ये इसमें कुछ अब्यूज का चांसेस हैं। और उसके बेसिस पर हम वार्निंग लेटर और इशू करेंगे अस्पताल को कि आपका ये बेनिफिशियरी था, उसका हम लोगों ने ये ऑडिट किया और ऑडिट के अंदर ये पाया गया। सो इसके बाद में दोबारा इस तरह की चीज हमारे नोटिस में नहीं आनी चाहिए। नहीं तो डायरेक्टली अगर हमको लगता है कि इट इज अ वेरी वेरी, एंड वो बार बार ये चीज बार बार कर रहे हैं, तो हम उनको एक शो कॉज देते हैं। शो कॉज लेटर के बाद में भी अगर उनका यही ट्रेंड दिखता है, तो हॉस्पिटल्स कैन बी सस्पेंडेड और डी इम्पैनल्ड। इसके साथ में हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अंदर में बहुत सारी पेनल्टीज है, जो हम पेनल्टीज उन पे लेवी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो बेसिक कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उसके अलावा 5 to 10 times मोर भी हम उनसे ले सकते हैं। इसके बाद भी देर आर, अगर फ्रॉड का नेचर इससे भी बड़ा लगता है, और मान लीजिए किसी ऐसी कंडीशन में कहीं पर डेथ है या लॉस ऑफ लिम्ब है या कुछ है, तो हॉस्पिटल उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी कर सकते हैं। एक्शन इज इनिशिएटेड बाय ईडीसी मॉड्यूल। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, जहां मैंने आपको बताया कि हमारे पास में बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, जो हम इनबिल्ट ट्रिगर्स होते हैं जो हम अपने डेटाबेस पे लगाते हैं। सो आई एम लिस्टिंग, और आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 10 to 15 triggers, बट देयर आर मोर देन 50 triggers दैट वी आर यूजिंग, और ये ट्रिगर्स टाइम टू टाइम बढ़ते या घटते रहते हैं। इम्पर्सनेशन, मान लीजिए कि अस्पताल का एक उसने एबीपीएमजे कार्ड यूज करता है और उस पर एक केस को रजिस्टर करता है, पर वो कार्ड उस
बेनिफिशियरी का लेकर किसी और को ट्रीट करता है, तो जहां पे आपको पेशेंट का फोटोग्राफ डालना होगा, इमीडिएटली आप देखेंगे कि वो दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस हो जाता है, और हमारा एआई और एमएल इस चीज को डिटेक्ट करता है और उसको सस्पिशियस कर देता है। या कभी कभी बाय मिस्टेक, एज आई सेड, कि ऐसी चीजें इनिशियली हॉस्पिटल जब शुरू शुरू में काम करते हैं तो उनके साथ में ऐसा भी होता है कि वो गलती से हो जाता है। तो ऐसा होता है कि अपने पेशेंट ए को ट्रीट कर रहे हैं, साथ में बी और सी को कर रहे हैं, लेकिन ए का कार्ड ए की पिक्चर की जगह बी की डाल रहे हैं, बी की जगह ए की डाल रहे हैं। सो इन दिस केसेस ये एक ट्रिगर हो जाएगा जिसको बाद में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मिसमैच ऑफ इन हाउस डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। आपने डॉक्यूमेंट्स, आपके पास एक मरीज आया जिसके पेट में बहुत दर्द था, उसको बहुत वॉमिटिंग्स हो रही थी, पर मान लीजिए कि आपने उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए जहां पे पेशेंट की टांग टूटी हुई है। सो दिस इज टू डिफरेंट, एकदम से दोनों में कोई सिर पैर नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। सो इसलिए इसमें आ गया मिसमैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। इसमें भी इसको एकदम से आउटराइटली रिजेक्ट करना पड़ देता है, वो मशीन लैंग्वेज के थ्रू इट विल बी नॉट, इट वो ट्रिगर्ड एज अ फ्रॉड। फिर क्लेम्स ऑफ फॉर मल्टीपल हॉस्पिटल्स विथ सेम ओनर। अब इसमें बहुत तरह के ट्रिगर्स होते हैं कि आपके पास में एक ही अस्पताल, बहुत सारे अस्पताल का एक ही ओनर दिख रहा है तो हो जाएगा, या एक ही बेनिफिशियरी आपको एक ही टाइम पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मिल रहा है तो भी हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रिगर्स भी होते हैं। इसके बाद में ऐसे भी हमारे जियोग्राफिकल एरिया से भी रिलेटेड ट्रिगर्स आते हैं। मान लीजिए क्लेम्स फॉर अ हॉस्पिटल लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द बेनिफिशियरी रेजिडेंसी, फार्मेसी बिल्स अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल और रेजिडेंस। सो इसमें हमारे कुछ ज्योग्राफिकल एरिया को लेके देखते हैं कि मान लीजिए पेशेंट है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का, वो जाकर बहुत अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर जाके किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जबकि उसके उसके डिस्ट्रिक्ट में सारी फैसिलिटीज हैं, तो वहां करेगा तो वो ट्रिगर लग जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके कोई रिलेटिव वहां रहते हो, या वहां पे उसकी फैमिली वहां शिफ्ट कर गई हो, तब पर भी वो ट्रिगर हो जाएगा। उन दोनों ट्रिगर्स में फिर फाइनली हम जस्टिफाई कैसे करते हैं, हम पेशेंट से डायरेक्टली बात करके या पेशेंट के घर जाकर उसकी बेनिफिशियरी ऑडिट करते हैं, तो उस टाइम हमको मालूम चलता है कि वो जो ट्रिगर हुआ था वो राइट ट्रिगर था या नहीं। Claims for the members with no claim free fears, regular claim history, same beneficiary claimed in multiple places at the same time. मैंने पहले बताया कि एक ही बेनिफिशियरी आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में आपको उसका क्लेम जो है, कभी कभी किसी किसी बेनिफिशरीज के कार्ड्स को यूज कर लेते हैं ईएचसीपीस, और इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत बार आ चुके हैं। एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक मेंबर बिलोंगिंग टू द बेनिफिशियरी फैमिली यूनिट। अब एक ही बेनिफिशियरी का बार बार उसका उस तरह का कोई केस हिस्ट्री नहीं बन के आ रहा है। केस हिस्ट्री में आपको नहीं इस तरह का लग रहा है एकदम एक परफेक्ट मतलब यंग लड़का है, पर उसको बार 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 कुछ किसी न किसी तरह से उसको हो रहा है, छोटे छोटे पैकेजेस में बुक किया जाता है, तो ये लगता है कि वो मिसयूज ऑफ द कार्ड हो रहा है और हॉस्पिटल जो है वो मिसयूज कर रहा है। Claims with incomplete, poor medical history, complaints presenting symptoms not mentioned, only line of treatment given, supporting documents vague or insufficient. इन केसेस में भी वो क्लेम जो है हमारा वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में कोई हमारे पास रेलेवेंट हिस्ट्री या जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलाइन नहीं होते हैं, तो उसको हमको ट्रिगर कर देते हैं। क्लेम्स विद मिसिंग इंफॉर्मेशन लाइक पोस्ट ऑपरेटिव हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, सर्जिकल एनेस्थेटिक नोट्स मिसिंग इन सर्जिकल केसेस। इन केसेस में भी वो ट्रिगर हो जाएगा। अगर हमको ये जो चीजें हैं, अगर आप सर्जरी का केस है तो उसके बाद हमको पोस्ट ऑपरेटिव पिक्चर चाहिए ही चाहिए। अगर पोस्ट ऑपरेटिव पिक्चर नहीं होती है तो वो ट्रिगर हो जाता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट, किसी भी अंग का, कोई भी बॉडी से कोई अंग निकालते हैं तो उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। इन केस वो नहीं होता है तो वो ट्रिगर हो जाता है। So I have just given you a few examples of what are the triggers or how the triggers are run on the total amount of data उस दिन का जो होता है उसके ऊपर में रन होते हैं, और उसमें से कैसे वो ट्रिगर होके हमारी एंटी फ्रॉड यूनिट के बकेट में आते हैं और हम उस पर कैसे काम करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो चीजें हम ट्रिगर्स में बोल रहे हैं उसी के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अब एक ये हॉस्पिटल का एक इनकम्प्लीट क्लिनिकल नोट है जिसमें ना स्टैंप है, ना साइन है, ना उसके ऊपर में उसने कुछ लिखा है
जहां डॉक्यूमेंट मांगा गया था वहां उसने डॉक्यूमेंट तो डाल दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। व्हेन इट कम्स टू द बकेट ऑफ नाफू, वो ट्रिगर हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू द बकेट ऑफ एएफओ, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। सो मे बी आपने ट्रीटमेंट दिया हो, आपने मेडिसिन दी हो, बट आपने कुछ नहीं हमारे को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी है। दैट इज वाई फर्स्ट इट गॉट ट्रिगर्ड एंड देन इट गॉट रिजेक्टेड। आप यहाँ पे देखिए, ये एक लाल डॉट है जहाँ पे एनी इन्वेस्टिगेशन डन के पास एक डॉट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टिगेशन डालनी थी, बट इस इन्वेस्टिगेशन की जगह पर एक पेशेंट का पिक्चर डाल दिया गया है। This will also be rejected because इन्वेस्ट ये एक पैकेज बुक था जिसमें हाई एंड रेडियोलॉजिकल का पैकेज था, जिसके अंदर में हमको बहुत स्पेसिफिक चीज चाहिए थी। अब सीटी है या एमआरआई है, आपने उसका पैसा लिया है, तो यू हैव टू ऐड द इमेजेस एंड द रिपोर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर वन। ये आगे और देखेंगे आप, एक डिस्चार्ज समरी है जिसमें ना तो कुछ लिखा हुआ है, ना इसके ऊपर में कोई स्टैंप है, ना साइन है, ना सिग्नेचर है। इन केस अब जहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है, आपको डिस्चार्ज समरी अपलोड करनी है, आपने खाली पेपर अपलोड कर दिया ये सोचकर कि सब केसेस को तो कोई नहीं देख रहा है, या कैसे किसी को पता चल जाएगा, या शायद ये केस निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये पहले एआई ने डिटेक्ट किया, उसके बाद डिटेक्ट होकर हमारी बकेट में स्टेट में आया, स्टेट पे हमारे डॉक्टर्स ने देखा और उन्होंने इमीडिएटली इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर ये बार बार रिजेक्शन पे भी आप ऐसा करते रहेंगे, तो ये डेफिनेटली एक फ्रॉड माना जाएगा कि ये हॉस्पिटल गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहा है। जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी इससे 2 स्लाइड पहले, ये उसी का है कि जिसके अंदर कि उन्होंने एक हाई एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक पैकेज बुक किया है, जिसमें सीटी, एमआरआई और न्यूक्लियर इमेजिंग जैसे टेस्ट के लिए है, विच आर ऑल हाई एंड टेस्ट। सो इसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड, इवन इफ इट्स अ स्मॉलर टेस्ट, वी हैव टू प्रोवाइड देम द एविडेंस कि आपने क्या किया है। हेंस दिस केस वाज रिजेक्टेड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आप ये देखेंगे यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन ऐड की गई है, जो प्रिस्क्रिप्शन की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ना तो ये किसी डॉक्टर ने लिखी है, ना ये डॉक्टर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सो दिस विल नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। तो वाई द इन प्रिस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट इनिशियल असेसमेंट। पेशेंट अस्पताल में आया, उसका एक इनिशियल असेसमेंट होता है, जिसके बेसिस पर हम उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखते हैं, जिसके बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट ही इतना वीक है, जिसके बेसिस पे हमको सारा क्लेम करना है, तो दिस विल नॉट बी either kind of accepted, or definitely it gets rejected. नेक्स्ट स्लाइड में आप फिर देखेंगे कि चीफ कंप्लेंट में लिखा हुआ है सीकेडी, और डायग्नोसिस में दिया हुआ है क्रॉनिक हीमोडायलिसिस। तो maybe the senior management or the doctors have not looked into what the downline is doing, what documents are they typing, what documents are they uploading. So इसमें क्या होगा, it is not that if the case get rejected, it will be impacting आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, या कोई भी आदमी जो कंप्यूटर में आपकी रिपोर्ट साइन कर रहा है, या आपके एमआरडी पे अगर आपने आदमी बिठाया है जो अनएफिशिएंट है, या जो लोग आपके डिस्चार्ज समरीज बना रहे हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आपको ऐसी डिस्चार्ज समरी देखने में मिलेगी, which will definitely imply that it is not done by any doctor, because doctors cannot do this. So we take it as a fraud activity, that we are not providing quality care services to the patients, and hence it is rejected. This is another case. इसके अंदर में I'll tell you what is this is a KFT report, but this KFT report has been rejected क्योंकि ये पेशेंट आज के दिन में अगर डायलिसिस करा रहा है, और आप KFT रिपोर्ट के सेक्शन में 1 साल पुराना KFT रिपोर्ट डालोगे, which is just not acceptable by the any standard treatment guidelines, आपको विद इन अ मंथ का KFT रिपोर्ट देना है, उसके जब भी वो डायलिसिस पेशेंट जाएगा उसके लिए। On a previous KFT reports, we don't work. Private hospitals get a KFT report done more frequently. This is a post, अब देखोगे मैंने एक जगह पे रेड कलर के मार्क से किया हुआ है, दिस इज अ पोस्ट सर्जरी फोटोग्राफ जो आपको देनी थी पीएनएम के साथ में,
और ये फोटो हमारी अपलोड हुई है। इस तरह की फोटो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होती है, बिकॉज यू नो it is not, again I will say, permissible to do such acts on the whole scheme. Coming forward, importance of anti-fraud measures. The first is to maintain the integrity and sustainability of the scheme. ये स्कीम वाज मेड विद अ बहुत बड़ा एक इंटेंट था कि जो लोग हमारे, जो लोग हैं जिनके हमारे बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो अपने पॉकेट का रोज का पैसे निकाल कर अपनी ट्रीटमेंट या तो अवॉइड करते थे या उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो ये उनके बेनिफिट के लिए बना, टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स रीच द डिजर्विंग बेनिफिशरीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड्स। ये हमारे सबके टैक्सेस हैं जो कट कटा कर इस तरह से रूट होकर हमारे बेनिफिशरीज के लिए जा रहे हैं। सो एटलीस्ट वी शुड इंश्योर दैट द फंड्स आर नॉट मिसयूज्ड and appropriate use is done for the funds that is being used in the scheme. अब ये हमारा ऑर्गेनोग्राम है जिसको आप देखेंगे और आप समझेंगे कि इट इज जस्ट नॉट वन और टू पीपल वर्किंग। हमारे टॉप पर हमारे सीईओ DSS है, उनके अंडर में हेड साफू होते हैं जो अभी प्रेजेंटली हमारे एओ सर हैं। उनके नीचे में मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जिनको कि वन मेडिकल ऑफिसर के अंडर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो वी हैव 4 मेडिकल ऑफिसर्स एंड वी हैव 38 डिस्ट्रिक्ट्स, सो दे आर डिवाइडेड बिटवीन बोथ ऑफ देम। देयर इज अ लीगल एडवाइजर जो हमारे को हर बात पे लीगल एडवाइस देगा कि इस अगर इस तरह के फ्रॉडुलेंट केसेस पे किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। And then we have an officer in data analytics, but that most of the time that is done by our M&E manager, जो he's an expert with the data, so वो अपना उस पर inputs देते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स की टीम के नीचे जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और DPC और DITM आते हैं। ये तीनों मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाते हैं, DVIU कहते हैं उसको। और डाफू जो है वो कंप्राइज ऑन, as I just told you, on DVIOs, DPCs and DITMs. जैसे पिछली स्लाइड में बताया था कि हम लोग को क्यों, why there is, why do we have those policies and everything for, for anti-fraud? It is because we have just adopted a culture for zero tolerance. मतलब कि हमारे पास कोई इसमें जगह ही नहीं है कि हम इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड को एंटरटेन कर सकें या फ्रॉड हो तो उसको ओवरलुक कर सकें। सो वी से दैट वी हैव अडॉप्टेड अ कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस, जिसके लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि फ्रॉड हो ही ना सके। अगर फ्रॉड होता है तो सेकंड स्टेप होता है कि हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर लें, और तीसरा स्टेप लेते हैं कि ऐसे स्टेप्स लें कि फ्रॉड कम से कम हो और वो केसेस जो है वो कम होते जाए। सो प्रिवेंशन के अंदर में हमारी एंटी फ्रॉड गाइडलाइंस आती हैं, जिसके अंदर में हमारे NHA ने एंटी फ्रॉड गाइडलाइंस बनाई है और स्टेट ने भी एंटी फ्रॉड गाइडलाइंस बनाई है। सो वी अडॉप्ट देम, वी इम्प्लीमेंट देम एंड वी यूज देम फॉर एज अ बाइबल फॉर एवरीथिंग। फ्रॉड प्रोन प्रोसीजर्स रिजर्व्ड फॉर पब्लिक हॉस्पिटल्स, जैसे MTP एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पैक्टेड टूथ। अब हमने देखा कि हमारे स्टेट में कौन से ऐसे ऐसे केस, ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसपे मिस यूज हो सकता था, तो हमने डायरेक्टली उनको अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स में डाल दिया, दैट इज नॉट ओपन टू द प्राइवेट वन। रोबस्ट IT सिस्टम टू बिल्ट इन चेक्स, जैसे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी कि कैसे हमारे पूरे के पूरे जो डेटा है वो कैसे प्रोसेस होकर किस किस लेवल पे जाता है, तो उसमें एक IT, द होल थिंग इज एन IT सिस्टम बेस्ड थिंग। तो हमारे पास बहुत जगह पर हमारे पास ऐसे चेक्स एंड कंट्रोल्स हमने बनाए हैं। एफिशिएंट प्री ऑथराइजेशन प्रोसेस, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम अपने केस को, क्लेम को स्टार्ट करते हैं, उसे प्री ऑथ कहते हैं। वो हमने बहुत एफिशिएंट बनाया है। हमने वहाँ पे ट्राई किया है बहुत सारी चीजें करने का कि इस लेवल पे फ्रॉड कम हो। अगर वहाँ फ्रॉड कम होगा तो इवेंचुअली आगे वाले प्रोसेसेस में संभावना कम रहती है उस तरह की चीजों की। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, वी हैव अ मैकेनिज्म ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन राइट एट द टाइम ऑफ प्री ऑथ, जहाँ पे कि हम बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं, एंड देन ओनली द बेनिफिशियरी इज अलाउड टू टेक ट्रीटमेंट। एंड वी हैव प्रोवाइडेड इम्पैनलमेंट है, जो हमारा इम्पैनलमेंट प्रोसेस है वो भी बहुत रोबस्ट है। उसमें भी बहुत सारे ऑडिट्स वगैरह होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी हॉस्पिटल को, वी ट्राई टू गेट द बेस्ट हॉस्पिटल्स इम्पैनल विद आवर स्कीम। डिटेक्शन में क्या करते हैं,
फोरेंसिक एनालिटिक्स यूज होते हैं हमारे, जो मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रिगर्स और मशीन लैंग्वेज एंड एआई आता है जिसके अंदर में। और वो पहले फोरेंसिक एनालिटिक्स यूज करते हैं प्री ऑथराइजेशन पे। उसके बाद में क्लेम मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि कौन से हॉस्पिटल का क्या ट्रेंड है, वो क्या चीजों को ओवर यूटिलाइज कर रहा है, या उनके ट्रेंड्स को देखते हुए क्या क्या आउटलायर्स आ रहे हैं। किसी भी डेटा को जब हम पिक्टोरिकली डिपिक्ट करते हैं तो ये चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए 10 हॉस्पिटल्स हैं तो उनके अंदर में लेंथ ऑफ स्टे आपको ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा कि इसका हॉस्पिटल का स्टे इतना ज्यादा आ रहा है। और किसी किसी में जैसे न्यूनेट्स में होता है कि अक्सर उसका लेंथ ऑफ स्टे आता है, तो वो हमारे आउटलायर्स में आ जाते हैं कि ये वाले केसेस में तो बहुत ही ज्यादा हो गया। एक परमिसिबल है पर जो जो एसटी जिसके हिसाब से है, उसके बाद में हो सकता है 2-4 दिन ऊपर हो जाए, तो ये तो महीने महीने भर होते हैं, तो ये सीधे ही आउटलायर्स में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग टूल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडिट्स हैपन एट डिफरेंट लेवल्स, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि वो जो ऑडिट्स होते हैं और हमारे वो रेगुलर ऑडिट्स होते हैं, मंथली बेस्ड ऑडिट्स होते हैं, जिसके थ्रू हमको हर हॉस्पिटल के ट्रेंड्स और उनके मतलब काफी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हमारे पास में होती है। हम लोग फील्ड इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी जाते हैं जहाँ पे हम सरप्राइज विजिट्स करते हैं, और वहाँ पे भी हम लोग को बहुत इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट गिवन बाय द ईएचसीपीज एंड द काइंड ऑफ फ्रॉड्स जो है वो हमको मालूम चलते हैं। इसके अलावा हम एक ऑन साइट मेडिकल लाइव ऑडिट करते हैं। जैसे पेशेंट प्री ऑथ होता है, वो एडमिट होता है, हम उसी टाइम जाकर हमारी टीम्स बेशक डिस्ट्रिक्ट से जाएं या हमारी स्टेट से जाएं, वो जाती हैं और उनको वहां जाकर जिस चीज के लिए आपने उनको एडमिट किया है वो वेरीफाई करती है, पूछती हैं आपको कोई चार्जेस तो नहीं लगे, और उनके बेसिस पर हम ट्राई करते हैं कि उनको अर्ली डिटेक्शन करें, उसको रोकथाम वहीं पर हो जाए ताकि वो आगे ना दोबारा इस तरह की गलतियां ना करें। एक हॉस्पिटल को एक डर बना रहता है इस तरह का कि इस तरह सी चीजें करने से हम पकड़े जाएंगे और हम पे कोई ना कोई कार्रवाई होगी। डेटरेंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड पेनल्टी प्रोविजन। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में वो बहुत रोबस्ट होता है, उसके अंदर सब कुछ सारे के सारे क्लॉजेस बहुत वेल डिफाइंड होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर में बहुत सारी पेनल्टीज के प्रोविजंस होते हैं कि अगर आप किस तरह की गलती करोगे आप लायबल हो उसकी सजा पाने के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स आप और हम, आई मीन द ईएचसीपी एंड द BSSS म्यूचुअली साइन इट, विच मीन्स कि आपने ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है और उसको बहुत अच्छे से समझा है। फर्दर हमारे पास में सस्पेंशन एंड डी एम्पैनलमेंट ऑफ फ्रॉडुलेंट हॉस्पिटल्स के क्राइटेरियाज है कि अगर कोई अस्पताल समझाने से या उनको बार बार पनिश करने के बाद भी इस तरह की गलती करता है तो हम उनको सस्पेंड और डी एम्पैनल भी कर सकते हैं। और अगर डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ उनके जिस तरह के फ्रॉड वो कमिट करते हैं, हमारी रिकवरीज का भी है कि हम फाइनेंशियल रिकवरीज उनसे कर सकते हैं। अगर आप उनसे आउट ऑफ पॉकेट लेते हैं तो आउट ऑफ पॉकेट का पैसा उनसे लिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है, और आपका क्लेम अमाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर आपको 5 टाइम आपको उस पर अमाउंट आपको रिकवरी कर दी जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर करने के लिए वी हैव एन प्रोविजन ऑफ FIR अगेंस्ट एरेंट हॉस्पिटल्स एंड अदर इन्वॉल्व्ड पार्टीज। मैंने आपको बताया हमारे पास बहुत तरह के ऑडिट्स होते हैं, तो ये एक स्लाइड है जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एक हमारा ISA होता है जो एक थर्ड पार्टी एश्योरेंस वाले हमारे होते हैं जो वहाँ पे ऑडिट होता है, और एक SHA पे होता है। तो मेडिकल ऑडिट जो है 5% ऑफ द टोटल केसेस ऑफ द हॉस्पिटलाइज केसेस ISA को करना है। इसमें 2% हमको डायरेक्ट ऑडिट करना है और 2% ऑडिट करना है जो हमारा ISA ऑडिट करते हैं। सिमिलरली बेनिफिशियरी ऑडिट के लिए भी 3% ऑडिट ऑफ द हॉस्पिटलाइज केसेस ऐसे ISA को करना है, और हम लोग को उसके बाद में 2% डायरेक्ट और 2% इनडायरेक्ट ऑडिट करना है। मोर्टेलिटी ऑडिट, जितनी भी अस्पतालों में डेथ होती है सबसे पहले तो अस्पताल को वो डेथ रिपोर्ट करनी होती है टू द BSSS, और उसके बाद में उसका एक इंटरनल ऑडिट आपके हर जगह पे होता है, आपको ऑडिट करना है। उसके बाद वो CPD लेवल पे ऑडिट होता है, उसके बाद वो SHA लेवल पे ऑडिट होता है। डिसिप्लिनरी एक्शंस में हमारा इनिशियल ऑडिट है फॉर अ सर्टेन हाई रिस्क सस्पेक्टेड केसेस के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फील्ड ऑडिट वगैरह के लिए भेजते हैं, और उसके बेसिस पे जो भी हमारे एनालाइज करते हैं एविडेंसेस,
और एक इनिशियल ऑडिट करते हैं। मान लीजिए कि एक अस्पताल पाया जा रहा है कि उसमें कुछ सस्पिशियस हो रहा है, सबसे पहले तो उसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट के बेसिस पर हम उसको, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिसीव्ड, एसएचओ उनको एक शो कॉज देता है, जिसमें कि जहाँ पे हम आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपके एसीपी के अगेंस्ट में डालते हैं। शो कॉज मस्ट बी टेकन एज अ फर्स्ट स्टेप where disciplinary action has initiated in order to provide the ACP an opportunity to provide a jurisdiction. So हम उसको देते हैं एसीपी को शो कॉज, कि वो शो कॉज के अगेंस्ट पर अपना एक्सप्लेनेशन दें। And at the same time, the suspension shall only in extreme situations. So first is a show cause. अब एसीपी जो भी शो कॉज का हमको रिप्लाई देता है, हम उसको थॉरली एग्जामिन करते हैं, कमिटी बैठती है, एग्जामिन करती है, एंड बेस्ड ऑन इट द नेक्स्ट स्टेप इज टेकन. So suspensions are usually not the first step, but in case it is found that the fraud is of a very bigger nature, so उस टाइम हम लोग उसको सीधा सस्पेंशन भी कर सकते हैं, especially in those cases which have grievous harm to the patient or health or life. Next is, if the hospital after the show cause also does not mend his ways, then the EHCP may be suspended if the EHCP is not able to provide satisfactory jurisdiction on the show cause also. तो अगर आप या तो शो कॉज के रिप्लाईज ठीक से नहीं दे पा रहे हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, या फिर अगर आप उसके बाद भी द EHCP इज नॉट मेंडिंग द वेज, द हॉस्पिटल इज सस्पेंडेड, and the hospital can also be further de-empaneled, and उसके बाद में the case shall be closed within 30 days of case being presented to SEC. State Empanelment Committee है, वो भी बैठती है, वो भी इसको देखती है, और 2 साल के पीरियड तक आपका हॉस्पिटल दोबारा इम्पैनलमेंट में नहीं आ सकता. This is just a slide with a very few provisions. अगर आप illegal cash payment लेते हो तो full refund होगा. Penalty up to 5 times of the illegal payment to be paid to the SHA. अगर आप दोबारा आती है तो उसको डीपैनल भी किया जाता है. बिलिंग ऑफ सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड, आपने वो सर्विस दी ही नहीं लेकिन आपने उसका क्लेम किया हुआ है, तो रिजेक्शन ऑफ द क्लेम एंड पेनल्टी 5 टाइम्स तक की पेनल्टी आप पे हो सकती है. सेकेंड टाइम ऐसा पाया जाता है तो रिजेक्शन ऑफ द क्लेम एंड पेनल्टी ऑफ 10 टाइम्स द अमाउंट एंड सस्पेंशन ऑफ द हॉस्पिटल. थर्ड टाइम पे डी इम्पैनलमेंट भी हो सकती है, और अगर ये हॉस्पिटल को अगर फ्यूचरिस्टिकली भी नहीं चाहे तो उसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं. Wrongful beneficiary identification. Once or twice it is understood, but a hospital has been doing it again and again कि hospital beneficiary ही आप गलत choose कर रहे हो. Rejection of the claim and penalty up to 5 times, and the amount claimed for wrongful beneficiary identification if hospital found to be inconvenience. So then again, the rejection of the claim for the second time it happens after it comes to the notice. Rejection of claim and penalty of up to 10 times an amount claim, या फिर suspension of hospital या de-empanel of the hospital हो सकता है. Last but not the least is the non-adherence of minimum criteria for empanelment, quality and services provided as laid by PMJY. अब ये एक बहुत broad but a mutually consented and agreed term between the BSSS and the EHCP है कि आप जो है मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ एम्पैनलमेंट को एडहेयर करोगे, क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी इन सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे. इसमें बहुत you will not find कि ये document नहीं, ये document नहीं है, but it is a little bigger umbrella and a lot of things can come. It even if there could be things with infrastructure or number of beds or the cleanliness, anything can come into it. So this, then in this cases, the show cause is given and a compliance within 2 weeks for rectification can be asked for. Rejection of the claims, suspension of services until रेक्टिफिकेशन ऑफ द गैप्स एंड वैलिडेशंस आर डन. अब मान लीजिए कि आप पाया गया कि आपके पास में CSSD ही नहीं है. अब CSSD नहीं है, आप कहीं पे भी रखकर एक ऑटोक्लेव रखकर आप स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने ये पाया कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्टरलाइजेशन का रूम नहीं है. सो the letter will be going from the BSSS which will be asking कि आपको टाइम दिया जाता है 2 हफ्ते का कि एक डेडिकेटेड एरिया बनाइए जिसपे कि आप CSSD दिखाएं.
अगर आप 2 हफ्ते के बीच में CSSD दिखाकर उसका पिक्चर भेज देते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एंड वी गो अहेड। या फिर जब तक आप वो अपना जो आपको गैप आइडेंटिफाई किया गया है वो गैप आप जब तक नहीं देंगे तब तक वो उसको आपकी सर्विसेज जो है तब तक रोकी जा सकती हैं। ये IPC सेक्शंस हैं जो पुराने हैं, हमारे नए वाले सेक्शंस जो हैं वो मैंने नहीं डाले इसके अंदर में, बट आई दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट देयर इज अ प्रोविजन अंडर IPC। अभी बिहार न्याय संहिता है जिसकी यू हैव टू चेंज दिस, राइट? सो अगर furnishing false information with intent of cause public servant to use unlawful power, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफेंडेड क्लाइंट, तो इस तरह की चीजों पे ये IPC 177, YPC सेक्शन 182, सेक्शन 203 एंड देयर आर लॉट मेनी मोर if required, that can be provided in case the AHCPs are interested to know more about it. यहाँ तक तो हमने नाफू की बात की, NHA की बात की। अब BSSS पर हम लोगों ने आदरी के साथ मिलकर एक और डैशबोर्ड क्रिएट किया है, जिस डैशबोर्ड में हम एवरीडे जितने भी प्री-ऑथ्स होते हैं हमारे पूरे स्टेट में इन ईच एंड एवरी हॉस्पिटल का डेटा इसमें रन करते हैं, अगेन बेस्ड ऑन द सेम क्राइटेरिया। और हमने इस पर अपनी बहुत सारी चीजें उसमें डाली हुई हैं, ट्रिगर्स डाले हुए हैं, जिस पे बेसिस पर वो हमारे पर आ जाएगा पेशेंट। एक तो हमारे वॉच लिस्ट हॉस्पिटल्स हैं जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं कि इन हॉस्पिटल्स को हमको सस्पिशियस लग रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा कि कौन कौन से वॉच लिस्ट हॉस्पिटल ने आज प्री ऑथराइज किया है। हाई वैल्यू क्लेम्स, अगर आपके क्लेम्स 1 लाख से ऊपर है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे कि इस हॉस्पिटल ने कितने क्लेम्स कितने कितने केसेस आज प्री ऑथ में रेज किए हैं जिसका क्लेम 1 लाख से ऊपर है। ऐसे ही हॉस्पिटल बेड है, मान लीजिए आप बोलते हैं मेरे पास 40 बेड है और आज के दिन पे आपका प्री ऑथ 50 बेड का है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक आपका ट्रिगर दिख जाएगा। फैमिली ID वायलेशन, आपके पास में आपकी फैमिली में से 4 आदमी एक साथ आज ही एडमिट हो गए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है अंटिल अनलेस इट्स ए कोविड लाइक सिचुएशन कि सारे परिवार के सभी लोग एक साथ हो जाए, तो ये इसमें डिपिक्ट हो जाएगा कि किस अस्पताल में ऐसा हो रहा है। उसमें आपका कार्ड नंबर भी आ जाएगा, हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जियो एनॉमली, अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर जा रहे हैं अंटिल अनलेस वो हम जस्टिफाई कर सके कि आपके उस होम डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर जो है फैसिलिटी नहीं है, तो कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे चीजों ने हमने ट्रिगर में डाली हुई है जो ट्रिगर होकर एवरी डे मॉर्निंग इट कम्स टू द नोटिस ऑफ our senior management that, and similarly we take a lot of actions based on that. ये एक हमारा डैशबोर्ड का लुक है। आज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द वॉच लिस्ट हॉस्पिटल्स, हाई क्लेम वैल्यूज कितनी हो गई, हॉस्पिटल बेड केसेस कितने हैं जहां पे बेड नंबर और बेड टोटल बेड एडमिशंस मैच नहीं कर रही है, ज्योग्राफिकल एनॉमलीज कैसी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में ऐसे कितने केसेस हैं जो 40 साल के बाद में ट्रिगर हुए हैं, उन्होंने कितनी सारी OT केसेस कर रहे हैं अपनी। मान लीजिए एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है या एक हॉस्पिटल है जिसमें 2 OTs हैं, 2 सर्जन्स हैं, बट सर्जरीज दिखा रहा है 100 के पास में, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा यहाँ पे। और प्री ऑथ टाइम, अगर एक कैटरेक्ट की सर्जरी है और आपका प्री ऑथ टाइम रात के 12 बजे 10 बजे आ रहा है, तो ऐसी चीजें ट्रिगर हो जाती हैं जिसको बाद में हम उसको वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, और AHCP से ये बात पूछी भी जाती है कि क्या हुआ। And with this, I end the anti-fraud session. I hope it was informative and you got the insight for it. Thank you so much.